आज हम लोग थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में देख लें। हम लोग ऐसे भी एनिमल वाला जो ब्रीडिंग था या जो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर है पूरा पूरा प्लांट ब्रीडिंग इस मतलब वहाँ पे शायद उसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर फूड प्रोडक्शन ऐसा कुछ। फूड प्रोडक्शन के लिए जो भी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो फूड प्रोडक्शन में हमारे लिए 2 चीज़ आता है, या तो हम एनिमल कंज्यूम कर रहे होते हैं या फिर प्लांट कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इफ यू आर कंज्यूमिंग एनिमल्स तब तो वो एनिमल ब्रीडिंग से आप उसको और बेहतर कर सकते हो। एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग प्लांट तब तो आपको प्लांट को थोड़ा सा और अच्छे से स्पेसिफाई करना होगा, थोड़ा और अच्छे से डेवलप करना होगा रेसिस्टेंस के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज के लिए। तो ये काम कौन करेगा? तो प्लांट ब्रीडिंग में आएगा। इस चैप्टर में स्टार्टिंग का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट थोड़ा सा समझने वाला है, लास्ट का ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी बीच का मेजर पार्ट ऑलमोस्ट समझ लो अ, अ, आप यूँ कह लो 1/4 हटा दो या 1/5 हटा दो, उसके अलावा बाकी सब रटना ही है ना? ऑलमोस्ट आधा से अधिक 60% चैप्टर आपको रटना है, 60-70% चैप्टर आपको रटना है। तो ये आपका रेट्स है। रेडी? तो स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग। नाम क्या है हमारे चैप्टर का? प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का अगर हम लोग बात करें, इफ यू टॉक अबाउट प्लांट ब्रीडिंग, तो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उनको क्या डेवलप करना? जेनेटिकली, क्लियर कर दूं इसे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमको डेवलप करना है। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस किस बेसिस पे होना चाहिए? उसका यील्ड अधिक हो, उसका जो मैच्योरेशन पीरियड हो वो कम हो, मैच्योरेशन पीरियड कम हो, तीसरा बात यील्ड अधिक, मैच्योरेशन पीरियड कम, और तीसरा बात ये कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक होना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक होना चाहिए। चौथा बात क्या? तो चौथा बात ये कि उसका डिजीज रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, डिजीज रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। जाहिर सा बात है ना, अगर आप कोई प्लांट को डेवलप करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल चाहोगे कि उसमें डिजीज ना के बराबर हो, आप बिल्कुल चाहोगे कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई हो, आप बिल्कुल चाहोगे कि वो कम समय में पक के तैयार हो जाए। जैसे मान लो मेरा फसल हमको पकाने में, खेत में हम धान उगा, हमको 5 महीना लग रहा है, तो हमको एक खेत मतलब एक फसल उगाने के लिए 5 महीने का समय देना पड़ेगा। मतलब 5 महीने तक हम मेहनत करेंगे, खाद देंगे, पानी देंगे, तब जाके 5वें महीने के एंड में हमको एक धान का फसल मिलेगा जिसको हम मार्केट में बेचेंगे और कमाएंगे कुछ पैसा, कुछ खाएंगे कुछ बेचेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर से मान लो 2 महीने का, 1 महीने का गैप लगा बेचने में, काटने में, हटाने में। उसके बाद फिर से 1 महीना के बाद नया फसल बोए, फिर से वो 5 महीना रहा। तो टोटल 10 महीना हम फसल उगाए, 1 महीना बीच में बेचने में गंवाए थे और 1 महीना फिर से बेचने में गंवाएंगे। मतलब पूरे साल में हम 2 बार फसल उगा पा रहे हैं, है ना? लेकिन किसी तरीके से अगर हम मैच्योरेशन पीरियड कम कर दें, हम एक ऐसा धान का प्लांट डेवलप कर लें जो 3 महीने में ही मैच्योर हो जाए। कितने महीने में? 3 महीने में। तो अगर वो 3 महीने में मैच्योर हो रहा है, मतलब ये कि 3 महीने में मैच्योर हो गया, कि एक तो सबसे पहला काम ये कि 3 महीने तक ही खाद पानी का खर्चा हुआ, तो पैसा बचा। दूसरा बात, मेहनत कम लगा। 3 महीने के बाद 1 महीना का इंतजार, मतलब जिसमें आप धान वान काटे बेचे, उसके बाद फिर से मतलब टोटल 4 महीना लगा एक क्रॉप को पूरी तरह से सलेट लेने में। उसके बाद फिर से आप 3 महीने का के लिए क्रॉप लगाए, 1 महीना में बेचे-बेचे फिर से समेट आया। फिर से एक बार क्रॉप लगाया 3 महीने का, 1 महीने में बेचे-बेचे। मतलब एक साल में 3 बार आप प्लांट का फसल उगाए और खाए और बेचे। एक फायदा हुआ मैच्योरेशन पीरियड कम होने का। और दूसरा फायदा ये कि जहां हम पिछले 5 महीना खर्चा कर रहे थे, 5 महीना खाद पानी उसका देखभाल कर रहे थे, तब हमको जितना फसल मिल रहा था उससे कहीं अधिक फसल, या कम से कम उतना ही फसल मिल जा रहा है हमको 3 महीने के खाद पानी के खर्चे में। तो एक तो खर्चा कम, उपज साल में 3 बार, किसान का तो बल्ले बल्ले। तो हम यही चाहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि ठीक है चलो कुछ नहीं तो 5 महीना ही लगे, लेकिन कम से कम फसल पहले जितना उग रहा था उसका दोगुना हो गया। तो समझ रहे हो? फसल अगर दुगना हो गया, समय भले उतना लगे, तो इनडायरेक्टली तो मेरा पैसा बढ़ेगा ना, पैसा जस्ट डबल हो गया। तो यही मेरा एम हो रहा होता है। अच्छा, डिजीज रेसिस्टेंस से क्या मतलब है मेरा? डिजीज रेसिस्टेंस से मेरा ये मतलब है
कि अब हम फसल उगाए, लेकिन अचानक से कोई कोरोना आया, प्लांट का कोरोना, और सारे प्लांट को मार दिए, तो हम तो डूब जाएँगे, बर्बाद हो जाएँगे। तो उससे बचने के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम एक ऐसा प्लांट स्पीशीज़ तैयार करें जो डिजीज़ रेसिस्टेंस हो। इससे एक बात तो ये होता है कि सिक्योरिटी होता है कि मेरा फसल खराब नहीं होगा। और दूसरा ये कि जब आपको पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसमें मान लो इसको बटरफ्लाई खाते ही मर जाएगी, बटरफ्लाई नहीं खा सकती। तो हम बटरफ्लाई को मारने वाला दवाई लाएँगे क्या? खरीदेंगे क्या? इतने बुद्धू तो है नहीं, नहीं खरीदेंगे। तो मेरा पैसा भी बचेगा इनडायरेक्टली, और दूसरा बात कि फसल खराब ना होगा, इसका सिक्योरिटी भी मिलेगा, ठीक? अच्छा, न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होने का क्या मतलब? तो न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे हम लोग अभी बोलते हैं ना, आप चुपचाप बस बोलिए, "भैया, भैया हमको एक आम चाहिए।" आपको आम मिल जाएगा। कैसे? बहुत ₹20 ₹30 लगेगा, बहुत अच्छा आम है तो। आप जाइए हाई कोर्ट के पास, वहाँ एक स्पेशल ब्रीड मिलता है आम का, नाम है अल्फांसो। सबसे महँगा ब्रीड, क्योंकि वो बहुत टेस्टी और उसका हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। बहुत टेस्टी आम है। दुनिया का सबसे महँगा आम अल्फांसो है। दर्जन में मिलता है। ₹1000 में 1 दर्जन, ऐसा कुछ। एक आम खरीदिए, 150-200 का देगा। तो अब आप खुद सोचो, वही एक आम नॉर्मल खरीदे तो ₹25, अच्छा वाला खरीदे तो 150-200। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू आल्सो मैटर्स। ओके, अब ज़रा कहानी देख लें हम लोग कि क्या है इसके पीछे का कहानी। हो, कहानी पढ़ेंगे हम लोग। प्लांट ब्रीडिंग इज़ द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप इन ऑर्डर टू क्रिएट डिज़ायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन। अभी-अभी यही समझाया। अच्छा, गिव बेटर यील्ड ये भी समझा दिया, एंड डिजीज रेसिस्टेंट ये भी समझा दिया। ऐसा लग रहा है बुक हम ही लिखी, इतना अच्छा हम बता दिए। नेक्स्ट, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सुंदर लगे। कन्वेंशनल प्लांट conventional plant breeding has been practiced for thousands of years since beginning of human civilization. Recorded evidence of plant breeding dates back to 9000 to 11000 years ago. बाबू हम लोग पढ़ चुके हैं इवोल्यूशन में कि ह्यूमन कल्टीवेशन कब शुरू किया था। वी हैव स्टडीड, कौन सा ह्यूमन किया था कल्टीवेशन शुरू? अच्छा, ये तो रिकॉर्डिंग है ना, अभी हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई नहीं। तुम लोग कॉपी खोल के देखोगे, हमको पता है, याद तो नहीं होगा, भरोसा है इसमें, तुम पे भरोसा है। तुम लोग कॉपी खोल के देखोगे, वहां से डिसाइड करते हैं। वहाँ के बाद फिर बात करेंगे कि कैसा डिजीज रेसिस्टेंस है या नहीं। तो इस बात का खास ध्यान देना है कि 9000 से 11000 साल पहले से ह्यूमन कल्टीवेशन कर रहा है। लेकिन अगर आप कल्टीवेशन या प्लांट ब्रीडिंग का बात करो तो इसमें सबसे बड़ा योगदान एमएस स्वामीनाथन का है। मोनाकाम्बू स्वाम संबाशिवन स्वामीनाथन, मोनाकाम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। He initiated ग्रीन रेवोल्यूशन along with collaboration of डॉक्टर बॉरलॉग। ये कहाँ के थे? मेक्सिको के थे। तो वो क्या किए थे, डॉक्टर बॉरलॉग से बात की, और डॉक्टर बॉरलॉग से बात करने के बाद मेक्सिकन वैरायटी ऑफ व्हीट को इंडिया में लेकर आए थे। मेक्सिकन वैरायटी ऑफ व्हीट ही वो वैरायटी है व्हीट का जिससे बहुत ज्यादा तरीके से इंडिया में इनॉर्मस ग्रोथ हुआ। किसका? व्हीट प्रोडक्शन का। जहाँ पे हम लोग के पास व्हीट का कमी होता था, हमारे देश को खरीदना पड़ता था इतना एग्रीकल्चरल लैंड होने के बावजूद। जैसे ही ये वैरायटी व्हीट का इंडिया में आया, इंडिया में इतना अधिक प्रोडक्शन होना शुरू हुआ कि खरीदना तो छोड़ो, अब बेचने का नौबत आ गया, इतना एक्सेस होने लगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसी वक्त से फर्टिलाइजर का यूज इंडिया में स्टार्ट हुआ था, और एक्सेसिव यूज हो रहा था। किसान को ज्यादा प्रॉब्लम समझ में आया नहीं, हम लोग को भी उतना प्रॉब्लम समझ में आया नहीं। मन भर डालते थे खाद, जितना खाद डालेंगे उतना ज्यादा फसल होगा। बट आज हम जानते हैं जितना ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालेंगे उतना ज्यादा फसल का यील्ड होगा, और उतना ही ज्यादा नुकसान होगा इन्वायरमेंट को और हमारे हेल्थ को, है ना? तो ये बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग का स्टेप्स क्या होता है? आखिर हम कैसे प्लांट ब्रीडिंग करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि ये प्लांट का ब्रीड अच्छा है या खराब है? तो देखो उसका कुछ स्टेप्स है, कुछ बहुत सारा स्टेप्स है, 6-7। तो देखो, मेन स्टेप याद रखना। अच्छा, ये आपके बोर्ड के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना कि बोर्ड्स पूछा तो ये नहीं मुँह लटका के बैठ गए। सर हम तो याद ही नहीं किए थे, गलती हो गया सर। हम दौड़ा-दौड़ा के मारेंगे अगर याद नहीं करोगे तो।
बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब मेरे पास जितना ऑप्शन है ना सबको कलेक्ट करेंगे। अब खुद ही सोचो, अगर मान लो हमको ब्रीड करना हो, हमको रिप्रोड्यूस करना हो, सिंपल लैंग्वेज बोले तो हमको शादी करना हो, तो हम क्या सोचेंगे? अगर हम एक साइंस का स्टूडेंट है तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि मेरा जिससे भी मैरिज हो रहा हो उसके पास एक ऐसा जीन का कलेक्शन हो जो मेरा जो भी रिसेसिव जीन है या जो मेरा जो भी कमजोर जीन है या मेरा वो सब जीन जो खराब है उन सब के लिए उसके पास डोमिनेंट जीन हो, डोमिनेंट अलील हो। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा ऑफस्प्रिंग्स होगा तो हेटेरोजाइगस बनेगा। मान लो मेरे साइड से रिसेसिव आया तो उसके साइड से डोमिनेंट आएगा और मेरे ऑफस्प्रिंग में सारा डोमिनेंट या सारा सुपीरियर कैरेक्टर्स दिखेगा। ठीक है? तो ये कैसे मिलेगा हमको? हम जैसा सीधा अक्कड़-बक्कड़ बम्बे-बो करके ढूँढेंगे हमको मिल जाएगा? ये तो नहीं होगा, हमको चॉइस चाहिए होगा, हमको ढूँढना पड़ेगा। अच्छा मेरे पास ये ऑप्शंस है, मेरे पास ये ऑप्शंस है, मेरे पास ये ऑप्शंस है और उसमें से हम बेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। वही काम हम लोग प्लांट के लिए भी करते हैं। नेचर में वाइल्ड वैरायटी बहुत सारा अवेलेबल है। जैसे मान लो हम लोग आज जो पत्ता गोभी खा रहे होते हैं या जो गोभी खाते हैं, इन दोनों गोभी का कुछ पूर्वज भी था। आप 10th में इवोल्यूशन में उसका इमेज देखे होंगे। ब्रोकोली, ब्रोकोली का नाम सुने हो? ब्रोकोली बड़ा ही गंदा सा टेस्ट वाला सब्जी होता है बट विद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत अधिक न्यूट्रिशन होता है उसमें ब्रोकोली में। ठीक है? तो ब्रोकोली कैबेज का ही पूर्वज है। अब खुद सोचो, ये जो करेला है, बिटर गॉर्ड, ये गॉड जहां भी लग जाए ना समझो वो सब एक फैमिली का है। बिटर गॉर्ड का बात कर लें या कद्दू का बात करें, गॉड, ये सब एक ही फैमिली का है, रिलेटेड है, सबका पूर्वज कहीं ना कहीं सेम है। ककम्बर, इसका भी पूर्वज ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम है। कई बार ककम्बर में तो देखते भी हो करेला वाला तीतापन आ जाता है ना? करेला वाला तीतापन क्यों आता है? क्योंकि वो सब रिलेटेड है। डीएनए उनका सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज हुआ जिस वजह से शेप बदल गया बट डीएनए सिमिलर। वो भी गॉड फैमिली का है। ककम्बर हो गया, कद्दू हो गया, फिर करेला हो गया आपका। हम श्योर नहीं है बट शायद नेनुआ भी उसी फैमिली में आता है। ठीक है? वो भी गॉड फैमिली का मेंबर है, श्योर नहीं है इस चीज के लिए। तो सबसे पहले अगर हमको प्लांट ब्रीडिंग कराना है तो हम कोशिश करें कि मेरे पास वेरिएबिलिटी हो, मेरे पास ऑप्शंस हो, तब तो हम डिसाइड करें कि अच्छा मेरे पास एक लंबा नस्ल का वीट है, लंबा नस्ल का गेहूं है, बड़ा बड़ा प्लांट वाला, और दूसरा मेरे पास छोटा नस्ल का गेहूं है या और भी कुछ मीडियम हाइट का गेहूं है और भी अलग अलग। मेरे पास जितना ऑप्शंस होगा हम उतना और चांसेस बनेगा कि हम उसमें से बेस्ट चूज कर पाएंगे। है ना? तो ऑप्शंस इसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ये कैसे करते हैं? ये हम लोग करते हैं 4-5 जगह से चुन के। सबसे पहला नेचर से पूछते हैं, मदर नेचर से पूछते हैं, प्रकृति माँ से कि आपके पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहले जंगल में जाते हैं, उसका जो भी और रिलेटिव्स हैं उनके पास देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ एक और पॉजिटिव साइन ये भी है कि चूंकि उनका जीन पूल सेम है ना? तो चांसेस आर देयर कि जो भी इसका इंफीरियर होगा, जो भी इसका रिसेसिव कैरेक्टर्स होगा, उन सबका डोमिनेंट एलील वहां अवेलेबल हो। अच्छा एक तो ये, दूसरा प्योर लाइन बनाते हैं। याद है मेंडल प्योर लाइन बनाए थे? प्योर लाइन का मतलब होता है सिमिलर एलिलिक कॉम्बिनेशन। अगर कोई प्लांट टॉल है तो वो कैपिटल टी वाला टॉल होना चाहिए, ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। याद है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी से भी प्लांट टॉल ही हो रहा था और कैपिटल टी से भी प्लांट टॉल ही हो रहा था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में चांसेस ये है कि 50%, जैसे मान लो मेरा जो जीन है, मेरा जो जीनोटाइप है वह कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये कि हम लंबे तो हैं लेकिन इस लंबा होने का जो जीन आया है, हो सकता है मान लो मेरे पापा बहुत लंबे और मम्मी बहुत छोटी, तो मम्मी तरफ से छोटा वाला हाइट का जीन आया और पापा की तरफ से बड़ा वाला हाइट का जीन आया। लेकिन डोमिनेंट कौन? तो कैपिटल टी बड़े वाले हाइट का, तो हम भी टॉल हो गए। बट अगर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन का बात करें तो मेरे बॉडी के अंदर दो तरह का जीन, कैपिटल टी वाला भी, स्मॉल टी वाला भी। ये अलग बात है कि जो दिख रहा है, इसको जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे प्रोटीन बनता है, कैसे एक्सप्रेस होता है जीन्स। बट अभी सिर्फ इतना बता रहा है कि जो दिख रहा है वो है कैपिटल टी वाला, लेकिन है तो मेरे अंदर स्मॉल टी वाला भी। अच्छा, अब जब मेरा स्पर्म्स बनेगा, जब भी मेरे बॉडी में स्पर्म्स बनेगा तो होगा क्या? जो भी जीन है, जो भी मेरा जीनोटाइप है, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। कोई भी जीन कहीं भी जा सकता है, कोई भी एलील कहीं भी जा सकता है। 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो अभी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला से समझा है। अभी जो बोल रहे हैं वह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, सारा कुछ अलग अलग हो जाएगा, सारा जो जीन्स का एलील है वो आपस में अलग अलग हो जाएगा। मतलब मेरे टॉलनेस के हाइट के लिए भी जो जीन था कैपिटल टी स्मॉल टी, वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो चांसेस क्या है? 50% स्पर्म में कैसा जीन होगा? कैपिटल टी वाला। 50% कैसा जीन होगा? स्मॉल टी वाला। तो इस केस में क्या हुआ? 50% चांस है कि मेरा ऑफस्प्रिंग छोटा ही रह जाए एंड 50% चांस है कि मेरा ऑफस्प्रिंग टॉल ही होगा।
तो प्योर लाइन होने से ये नुकसान नहीं होता है। जैसे अगर हम हेटेरोजाइगस है तो शक तो है ना, अगर मान लो हम किसी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट को ब्रीड करा दिए तो चांसेस आर देयर कि 50% प्लांट मेरा ड्वार्फ आ जाएगा या 50% टॉल हो जाएगा। बट अगर होमोजाइगस है, मान लो अगर हम कैपिटल टी हैं तो कैपिटल टी का फिर से वही लॉजिक, पापा भी टॉल मम्मी भी टॉल, तो कैपिटल टी हम हो गए, दोनों तरफ से टॉलनेस का जीन आया होगा। तो क्या होगा, अब मेरा जो ऑफिस में होगा, मेरा जो भी बच्चा होगा उसमें क्या होगा, क्योंकि मेरे अंदर दोनों ही टॉलनेस का जीन है, तो दोनों में से कोई भी मेरे बच्चों में गया वो टॉल ही होगा। यही होता है प्लांट में। हम यही ढूंढ रहे होते हैं कि हम अगर किसी प्योर लाइन को ले लिए, अगर मान लो ये सब किसी प्योर लाइन को ले लिए, तो चांसेस आर देयर कि अब इसका जो भी हम जितना भी ब्रीडिंग कराएं, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 10 जनरेशन या 1000 जनरेशन, तो भी मेरा प्लांट क्या होगा, टॉल ही होगा। या अगर हमको ड्वार्फ प्लांट चाहिए तो अगर प्योर लाइन लेंगे तो मेरा प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ ही होगा। ये हमारा मेन एम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला काम क्या किया, हम वाइल्ड वेराइटी को चूज किए कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। अगर मान लो, जैसे मान लो मेरे अंदर प्रॉब्लम है आईसाइट का, तो हम अपने पूर्वजों में अगर देखेंगे तो कहीं तो ऐसा होगा ना जहां पे ये प्रॉब्लम ना हो, कहीं तो ऐसा होगा। और अगर हमको ये चीज पता चल जाए कि मेरे पूर्वजों में कहाँ ये चीज था जो एकदम सबसे बढ़िया आईसाइट का जीन था, तो हम वहां से जीन निकालकर अपने अंदर, या मान लो मेरा जो भी ऑफस्प्रिंग्स होगा, मेरा जो भी बच्चा लोग होगा, वहां अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सके तो करके चेंज कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वही काम यहाँ भी किया, सबसे पहले वाइल्ड वैरायटी से चुने कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। दूसरा, जो भी ऑप्शंस है और जो मेरा डिजायर्ड कैरेक्टर है उसको प्योर लाइन में कन्वर्ट किए। ठीक है, प्योर लाइन में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, प्योर लाइन में कन्वर्ट कर दिए तो अब मेरे पास हुआ ये कि अब मेरा जो भी ऑफस्प्रिंग्स होगा सब जगह सेम ही जाएगा, चेंज का कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा बात, इंप्रूव्ड वैरायटी। हम, अगर मेरे पास मान लो इन दोनों में से कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हमको कोई प्योर लाइन नहीं मिल पा रहा है, हमको कोई वाइल्ड वैरायटी नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने अंदर, अगर हम अपना बात करें या किसी प्लांट का बात करें तो उसको एक्स रे डालेंगे, उसके ऊपर गामा रे डालेंगे, उसके ऊपर बीटा रे डालेंगे, किसी तरह उसके जीन में चेंज आए, म्यूटेशन आए। अच्छा, ये अपने पे नहीं कर सकते, ये कैंसरस होता है, तुरंत से कैंसर हो जाएगा। म्यूटेशन मतलब चांसेस आर देयर ऑफ कैंसर। तो हम अपने पे नहीं कर सकते, ये नहीं कि हम यही समझाने के लिए बोल रहे तो अपने पे भी कर सकते हैं, नहीं, प्लांट पे ही करते हैं, एनिमल्स पे नहीं करते, बहुत रिस्की है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो मान लो अल्फा रे बीटा रे गामा रे डाले, उससे क्या हुआ, उसके डीएनए में कुछ चेंज आया, क्योंकि वो ये जो भी रे होता है, अल्फा रे का बात करें या बीटा रे का बात करें या गामा रे का बात करें या यूवी रे का बात करें, यूवी रे से भी कई बार होता है। स्किन कैंसर का सबसे बड़ा कारण बोलते हैं ना, धूप में ज्यादा रहोगे, सन स्किन बर्न हो जाएगा, या स्किन कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर क्यों होता है भाई, क्योंकि ओजोन लेयर पतला हो गया है। तो अब हमारा जो ओजोन लेयर है वो यूवी रे को फिल्टर नहीं कर पा रहा, सारे यूवी रे को नहीं रोक पा रहा, तो सनलाइट के साथ कुछ यूवी रे हमारे तक पहुंच रहा है। अब उस यूवी रे में बहुत एनर्जी है, यूवी रे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, सब बहुत एनर्जेटिक है। शायद तुम लोग जानते हो कि सबसे पहले रेडिएशन का खोज कौन की थी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी सबसे पहले रेडियम ढूंढी थी, और ये मरी भी रेडियम से ही थी। रेडियम से अल्ट्रावायलेट या अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, रेडिएशंस निकल रहा होता है। सिंपल वे में समझाते हैं, अंधेरा में जो भी चीज से लाइट निकलता है ना, उसमें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। अंधेरा में लाइट लाइट निकलना मतलब क्या, कुछ एनर्जी वहां से निकल रहा है जो तुम्हारे आई में इंटर कर रहा है और तुमको दिख रहा है। कई बार नोटिस करते हो कि घड़ी में, हैंड वॉच में भी ये देखे होगे, हैंड वॉच में तुम देखते हो कि उसका सुई कई बार होता है किसी किसी घड़ी का, जिसको तुम देखोगे रात में लाइट ऑफ है फिर भी वो चमकता है, उसमें कुछ ना कुछ अल्ट्रावायलेट रे होता है। ये अलग बात है कि चूंकि हम लोग बना रहे हैं, हम लोग साइंस जानते हैं, तो हम इतना 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 कम अल्ट्रावायलेट रे डालें कि हमको नुकसान ना हो जाए, हम ये कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें होता है, तभी आपको दिख रहा है, वो नहीं तो चमकेगा ही ना। चमकना और लाइट निकलना दो अलग अलग चीज है। चमकने के लिए लाइट का होना जरूरी है, जैसे डायमंड, डायमंड को तुम अगर हीरा को एकदम अंधेरे रूम में रखोगे तो उसमें से लाइट नहीं निकलेगा, तुमको नहीं दिखेगा हीरा। हाँ, अगर तुम वहां पे हल्का सा भी लाइट मार दिए उस डायमंड पे तो डायमंड चमकने लगेगा। ये होता है चमकना, लाइट होगा तो चमकेगा, और लाइट निकलने का मतलब उसके अंदर से लाइट निकलता है। जैसे तुम लोग को हम 11th में भी पढ़ाए थे फायरफ्लाई, जुगनू के बारे में, अंधेरा में उसके अंदर से लाइट निकलता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, बट एक्चुअली ये चीज नहीं है। बताए थे ना, क्या होता है जरा बताओ, आप लोग को हम बताए थे ना, बोलो। आप लोगों को हम बताए थे ना, बताए थे आपको कि जुगनू में ल्यूसीफेरिन होता है,
जुगनू में लोसिफेरिन एक केमिकल है जो होता है, और उस केमिकल के वजह से एक सेकंड रुकना जरा, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, जरा देख लोग दो बारे में बात कर लिए, वाइल्ड वैरायटी और प्योर लाइन। तीसरा बात है इम्प्रूव्ड वैरायटी। जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम अभी बताए कि हम अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे से उस पर बॉम्बार्डिंग कराएंगे, उस पर अटैक करेंगे उसके सेल्स में, ताकि कोई चेंज आए। अच्छा, उस चेंज से क्या फायदा होगा हमें? उस चेंज से ये फायदा होगा कि जैसे मान लो कोरोना फैला हुआ है, अगर मान लो हम किसी ह्यूमन में ये काम किए, तो हो सकता है कि उसको कैंसर हो जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसके डीएनए में कोई पॉजिटिव चेंज हो, और वो चीज ऐसा हो कि कोरोना उस पर असर ही ना कर पाए। तो हमको एक नया जीन मिल गया, एक ऐसा जीन जो अगर हमारे जीनोम में अटैच्ड हो जाए तो कोरोना मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो हम क्यों ना इस जीन को हर एक ह्यूमन में, या अगर हम प्लांट के केस में बात करें तो हर एक प्लांट सीड में डाल दें, डाल दिए किसी तरीके से, तो मेरा प्लांट सेफ हो गया, इंप्रूव वैरायटी। अच्छा, उसी तरह अभी हम कोरोना का एग्जांपल लिए, वैसा ही एग्जांपल आप हाई यील्ड ले सकते हो, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ले सकते हो, डिजीज रेसिस्टेंस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, जब इन सब में से कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमारा आखिरी रास्ता होता है रिलेटेड स्पीसीज। मतलब ये कि फिर हम उस प्लांट से रिलेटेड जो भी स्पीसीज होता है, उस स्पीसीज को हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि उन स्पीसीज में भी कुछ जीन्स अगर मिल गया पॉजिटिव तो हम उसको यूज कर लें। ठीक है, तो इतने तरीके से हम कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला एम था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल द अदर जीनोम्स। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। देखो ये तो बड़ा ही सिंपल है, इसको हम ज्यादा क्या एक्सप्लेन करें, सिंपल हम अपना एक एग्जांपल ले रहे हैं जो हम सबसे पहले लिए थे। सबसे पहला एग्जांपल ये लिए थे ना कि अगर हमको मान लो अपना ऑप्शन चूज करना हो, तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ ये इससे हम शादी कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। फिर हम सबसे पहले जो सबसे सुपीरियर होगा, इसके पास सारा कैरेक्टर्स बेहतर होगा, हर जीन उसके पास डोमिनेंट होगा, सारा सुपीरियर कैरेक्टर होगा, उससे मैरिज चाहेंगे, ताकि जो भी मेरा ऑफस्प्रिंग हो वो और सुपीरियर क्वालिटी का हो। तो वही बातें आया है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। हर एक ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे, सबका प्रोज और कॉन्स देखेंगे, सबका फायदा और नुकसान देखेंगे, और फिर चूज करेंगे कि कौन दोनों को मेट कराएं कि सबसे बेस्ट ऑफस्प्रिंग बन के मेरे सामने आए। ठीक है, देखो सिंपल सा बात है, सी picking up of seeds of only those plants for multiplication which has desired character, जो कैरेक्टर हमको चाहिए वही होना चाहिए। अच्छा, जहां हो सके वहां प्योर लाइन बना लो, यहाँ भी लिखा है प्योर लाइन क्रिएटेड वेरेबल डिजायरेबल एंड पॉसिबल। क्यों बोले ये बात कि जहां हो सके वहां प्योर लाइन बना लो? अभी बताए टॉलनेस वाला एग्जांपल लेकर कि अगर हम प्योर टॉल होंगे तो मेरे हर ऑफ स्प्रिंग में टॉल होने का पूरा पूरा गारंटी होगा, अगर हम प्योर लाइन है तो। और अगर हम हाइब्रिड होंगे तो ये गारंटी नहीं होगा। टॉल बनेगा मेरा भी ऑफ स्प्रिंग, बट ये गारंटी नहीं होगा कि वो टॉल ही होगा, ये डिफरेंस है। अच्छा, अब क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए कुछ जो भी मेथड्स है, कॉमन मेथड्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। सबसे पहला आया सिलेक्शन। सिलेक्शन दो तीन लेवल पे करते हैं। सबसे पहला मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन मतलब ये कि हम किसी खेत में गए, बहुत सारा प्लांट को उठाए और आपस में क्रॉस करा दिए, और फिर देखे सबसे अच्छा किसमें आ रहा है कैरेक्टर्स। तो ये था मास सिलेक्शन, एक साथ बहुत बड़े नंबर को सेलेक्ट किए। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ पॉलिनेशन यही है, पहले से हम लोग यही करते थे। जैसे मान लो पहले हमको कोई आम का बढ़िया नस्ल तैयार करा था, पहले भी तो आम हम लोग खाते थे, पहले भी खेती करते थे, पहले भी आम का एक से एक नस्ल हम लोग तैयार करते थे। तो कैसे करते थे? चुपचाप कोई भी दो आम को आपस में क्रॉस करा दिया। हमको उसका जीन का थोड़ा ना कुछ आता पता था, हम जीन सीक्वेंसिंग थोड़ा ना कर पा रहे थे पहले। तो हम चुपचाप क्या किए कि उसको क्रॉस करा दिए, क्रॉस कराने के बाद उसका जो ऑफस्प्रिंग आया, उसका जब आम आया, उसको टेस्ट किए, टेस्टी लगा, फसल और ज्यादा हो रहा था, हमको लगा नहीं 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 ये कैरेक्टर अच्छा था, बस वो दोनों को पेरेंट बना देने लगे हमेशा, बार बार। और जो ऑफस्प्रिंग था उसको तो सेलेक्ट ही कर लिया हमने। ये था मास सिलेक्शन। दूसरा प्योर लाइन या इन ब्रीडिंग। अभी हम लोग इन ब्रीडिंग पढ़ चुके हैं कि इन ब्रीडिंग से एक फायदा ये होता है कि कई बार जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स होता है वो सामने आ जाता है। जैसे हम लोग कई बार हम लोग क्या सब लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में रॉयल फैमिली होता है, या जो भी राजशाही परिवार होता है लंदन में, वहां पे रानी होती है, रानी राजा ऐसा सिस्टम होता है। तो उन लोगों का जो भी मैरिज होता है, उनका जो भी शादी होता है वो आपस में ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका ब्लड किसी और से मिक्स करे। हमारे अभी अगर हम अपना इंडियन कल्चर का भी बात करें तो हम लोग भी अपना कास्ट मैच करना चाहते हैं।
कि भाई मेरा जो कास्ट है मेरा उसी में मैरिज हो ताकि ब्लड मिक्सिंग ना हो। ये पुराना सोच है भाई, अभी ये साइंटिफिक है नहीं है, इस पे बात नहीं करना चाहते हम, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सोच नॉन साइंटिफिक है। जितना ज्यादा आपके पास डाइवर्सिफिकेशन आएगा उतना ज्यादा चांसेस है कि आप और अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे इस नेचर में। और रॉयल फैमिली की इसी गलती की वजह से उनके अंदर हीमोफीलिया का सबसे पहला एक्सपोजर हुआ था। शायद एलिजाबेथ नाम था, एलिजाबेथ सेकेंड या थर्ड, सब लोग नाम तो सुना ही होगा। वो हीमोफिलिक थी। हीमोफीलिया क्या होता है कि आपका ब्लड में प्रोटीन जो बनता है ना, आरबीसी, वो कोआगुलेशन प्रोटीन उतना अच्छे से नहीं बनता है। उससे क्या होता है कि मान लो अगर आपके पास एक बार हाथ कट गया तो वहां से खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, तब तक कि जब तक तुम मर ना जाओ। खून रुकेगा नहीं। जैसे नॉर्मली होता है ना कि हाथ कटा तो खून रुक गया, तो हीमोफीलिया में खून रुकता ही नहीं। ये शायद हम उल्टा बोल रहे हैं, ये थैलेसीमिया में होता है। ये थैलेसी यार कंफ्यूज हो गए, कोई नहीं, वापस हम एक बार कंफर्म कर लेंगे। थैलेसीमिया या हीमोफीलिया में ये चीज होता है कि एक बार कट गया तो खून निकलता ही रहेगा। ठीक है। तो अच्छा, ये इसके बारे में एक अच्छा बात जान लो, ये सिर्फ मेल में होता है, सिर्फ मेल में, क्योंकि इसका जो जीन्स होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। और अगर मदर का एक भी एक्स अफेक्टेड है और वो मेल में आ गया, तो मेल में क्या होता है, एक एक्स और दूसरा वाई, तो दूसरा कोई काउंटर पार्ट होगा ही नहीं उस एक्स का जो उसको कंपनसेट कर सके। जबकि फीमेल में ये बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि फीमेल, कोई भी फीमेल थैलेसीमिक या हीमोफिलिक तभी होगी जब उसका मदर और फादर दोनों ही हीमोफिलिक हो या थैलेसीमिक हो। अब जो भी होगा, इस वाला आपको याद नहीं आ रहा, जो भी। अब एक बात बताओ, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें एक बार कट गया तो खून रुकेगा ही नहीं, तो क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है कि कोई लड़का ऐसा जिंदा रह पाएगा? बच्चा बेचारा खेलेगा, कटेगा तो खून बहेगा ही बहेगा। कभी बार बच्चा गिरता है, खेलता है, कूदता है, गिरेगा, खून बहेगा। और एक बार भी खून बह गया तो रुकेगा? रुकेगा ही नहीं। चांसेस है डेथ होना है, डेथ होना। अच्छा, मान लो बचपन में आप बचा भी लिए, लेकिन उसको 20 साल तक बचा लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 20 साल मतलब कि वो टाइम जब वो रिप्रोड्यूस कर सके। ऑलमोस्ट 20 साल से पहले तो शादी नहीं ही होना है, तो वो रिप्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। अब अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब कोई भी बच्ची जो जन्म लेगी उसके लिए कोई एक थैलेसीमिक फादर अवेलेबल ही नहीं होगा। मतलब अगर कोई बच्ची है तो वो थैलेसीमिक नहीं होगी, वो सिर्फ कैरियर होगी। मतलब बहुत से बहुत यही होगा कि मदर साइड से एक एक्स क्रोमोसोम खराब वाला आया हुआ होगा, और फादर साइड से तो अगर एक्स क्रोमोसोम गया, अगर फीमेल है तो फादर से भी एक्स ही गया होगा, तो वो अच्छा होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि फादर खराब जिंदा रह ही नहीं सकता। अगर फादर का एक्स खराब होगा तो मर जाएगा, तो वो जिंदा रह ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है फीमेल कैरियर ही बनेगी। तो उसका मदर वाला एक्स खराब था और फादर वाला एक्स अच्छा था, तो जो अच्छा वाला एक्स है वो डोमिनेट कर जाएगा। मतलब उस फीमेल को एक्चुअली कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होगा, बट वो कैरियर बन जाएगी। सिर्फ उसके बेटे में ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बेटे में ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी बेटियों में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, उसकी बेटियां फिर से कैरियर ही होंगी। ये चीज कलर ब्लाइंडनेस के साथ भी होता है। ये चीज कलर ब्लाइंडनेस के साथ भी होता है। किसी के फैमिली हिस्ट्री में अगर कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब ये कि अगर आपका उसके साथ मैरिज हो रहा है किसी फीमेल के साथ, मेल के साथ हो रहा है, तब कोई खास टेंशन नहीं, क्योंकि एक्स का 2 कंपनसेशन फीमेल के साइड में होता है। अगर मान लो हम मेल हैं और मेरे अंदर एक एक्स और एक वाई है, मानना क्या, ये तो कंफर्म बात है कि मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई होता ही है। तो अगर मान लो मेरा, अगर हम कलर ब्लाइंड हैं तो मेरा एक एक्स खराब है, ठीक है। अब हम, अगर मान लो मेरा ऑफस्प्रिंग का बात करें, तो मेरा ऑफस्प्रिंग कैसे होगा, एक मान लो मेरे साइड से स्पर्म गया तो फीमेल साइड से एग आया हुआ होगा। अब वो जो एग आया उसमें अगर मान लो वो एक्स कंटेनिंग है, तो जब मेरा एक्स उस एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो बच्ची जन्म लेगी। अब उस बच्चे के अंदर मेरा वाला एक्स मान लो भले ही खराब है, बट मदर साइड से जो एक्स आया वो तो अच्छा है, तो बच्ची कलरब्लाइंड होगी नहीं होगी? अच्छा, अगर हम मेल का बात करें तो मेल में तो मेरे साइड से वाई जाएगा, एक्स तो जाएगा ही नहीं। तो हम अपने बेटे को तो कलर ब्लाइंडनेस या थैलेसीमिया से कुछ दे ही नहीं सकते, वो हमेशा मदर से आता है। ठीक है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को एक और बात जान लो, अभी तुमको हम भले ही बात बात में लेकिन पूरा जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड ट्रेट। ये सब नीट और बोर्ड दोनों में बहुत 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 पूछता है, बहुत पूछता है। और अभी जो 2-3 नाम लिए ना, इन 3 नाम से एक क्वेश्चन नीट में ना हो तो समझो उसने साल का नीट का पेपर खराब बना है। बना ही नहीं, नीट जो क्वेश्चन सेट किया वो आधा नींद में होगा। इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। एनसीईआरटी में मुश्किल से 2 पेज है,
और इस 2 पेज से आज तक कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिस साल क्वेश्चन नहीं पूछा हो। चाहे थैलेसीमिया से पूछा हो, चाहे कलर ब्लाइंडनेस से पूछा हो, चाहे हीमोफीलिया से पूछा हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया से पूछा हो, पूछता ही पूछता है। इसलिए बता रहा हूँ। तो जो भी अभी बोला, भले ही वो यहाँ डायरेक्ट यूज़ में नहीं है, बट जेनेटिक्स में दोबारा वहाँ जब आएगा ना, तो समझाएँगे नहीं, बस लिखवाएँगे, क्योंकि समझा भी रहे हैं। तो ध्यान देना, ये नहीं सोचना कि सर यूँ ही बस बता रहे हैं। कहानी नहीं है ये, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, पूछता है। और ज़ाहिर-सी बात है, कहानी हम भी नहीं सुनते हैं, हम भी पढ़े हैं तभी जानते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि खुद सोचो, अगर मान लो हम कलर ब्लाइंड हैं, जो नहीं है, मज़ाक कर रहे हैं। अगर हम कलर ब्लाइंड हैं, तो मेरे से कलर ब्लाइंडनेस का जीन मेरे बेटे में तो गया ही नहीं, जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक्स पे होता है और हम अपने बेटे को एक्स नहीं देंगे, हम उसको वाई देंगे। तो मेरी बेटियों में जाएगा। अच्छा, मेरी बेटियों में गया, मतलब हम मेल थे तो मेरे बाद किसमें गया? फीमेल में। अच्छा, अभी मेरी बेटी सब किसको भी देगी? अपने बेटे को देगी। कैसे देगी? वो एक्स है, तो उसका एक्स ही जाएगा मेल में। मेल में फादर साइड से कुछ एक्स तो जाता नहीं। मेल में जो भी एक्स जाता है, किधर जाता है? मदर साइड से जाता है। तो मेरे से गया मेरी बेटी में, मेरी बेटी से किसमें जाएगा? उसके बेटे में। तो ये क्रिस क्रॉस हो रहा है। देखो, एक बार मेल साइड था, फिर फीमेल, फीमेल के बाद फिर मेल, फिर फीमेल, ऐसे होगा। दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस पे भी क्वेश्चन आया है ऑलमोस्ट लास्ट लास्ट ईयर में। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये होता है, हर जनरेशन में जो हम लोग पास आउट करते हैं ट्रेट, ये क्रिस क्रॉस होता है। मतलब एक बार मेल में तो अगली बार फीमेल में। फिर अब ऐसा नहीं, जैसे मान लो मेरे बाद मेरी बेटी में गया तो मुझसे उसकी बेटी बेटा दोनों में जाएगा, नहीं, वहां से फिर बेटे में आएगा, फिर मेरे उसके भी बेटे से फिर उसकी बेटी में जाएगा, ऐसे। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो वापस यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले मास सिलेक्शन किया, मास सिलेक्शन करने के बाद, मास सिलेक्शन के बाद मेरा एम है प्योर लाइन या इनब्रीडिंग सिलेक्शन करना। अच्छा, यहाँ पे बता देते हैं ना रॉयल फैमिली के बारे में। तो वहाँ पे पहली बार हीमोफीलिया आया था, एलिजाबेथ में हीमोफीलिया था, और वहाँ से अभी तक रॉयल फैमिली में, इंग्लैंड के रॉयल फैमिली में हीमोफीलिया चल रहा है। तो जाहिर सा बात है यार, वो राजाओं का खानदान है, तो वहाँ तो बच्चा लोग को मरने से बचा ही लिया जा रहा है। उनका रॉयल का अलग नौटंकी फिर भी नहीं बचता है। अक्सर सुने होंगे वहाँ राजा नहीं बनता जल्दी, इसलिए, और बनता भी तो जल्दी मर जाता है। यही कारण है, उसके बॉडी में ये डिफेक्ट है, हीमोफीलिया है। अभी जिंदा ही नहीं रह सकता, मेल है ना, एक्स मदर साइड से आ गया, अभी दूसरा एक्स तो ही नहीं कंपनसेट करेंगे तो कैसे बचेगा बेचारा। अबे शायद एक कोई है लुइस या फिलिप जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, ठीक है, बट वो बचा हुआ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर किस्मत से ये वाला ट्रेट नहीं आया है, नहीं तो वो भी नहीं दिखता। यही कारण है कि वहाँ पे तुम उसका फैमिली हिस्ट्री सर्च करो, कोई भी 30 साल 40 साल से अधिक पार नहीं कर पाया, जबकि दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिकेशन उसको मिल रहा है, वो राजा है, वो भी लंदन का। समझ रहे हो बात? उस वक़्त कभी आज से 50 साल 60 साल पहले पूरे दुनिया में इंग्लैंड का कब्ज़ा था। इतना बड़ा विरासत को सँभाले हुए वो लोग। वो नहीं बचा पा रहा, उसका मेडिकल फैसिलिटी उसको नहीं बचा पा रहा। जेनेटिक डिसऑर्डर इतना खतरनाक होता है। तो इनब्रीडिंग सिलेक्शन से कुछ फ़ायदा तो होता है, बट कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान आप देख लिए, फ़ायदा भी अब आप जान रहे हैं। और व्हीट वैरायटी, जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कल्याण सोना। ये व्हीट की वैरायटी का नाम है, याद रखना है आपको ये। ये अक्सर पूछता है, कल्याण सोना इज़ वैरायटी ऑफ, पहला ऑप्शन रहेगा व्हीट, राइस, मेज़। तो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कि यार मक्का का वैरायटी का नाम है, गेहूँ का वैरायटी का नाम है, धान के वैरायटी का नाम है, पता ही नहीं चलता। यही सबसे बड़ा टेंशन है इस चैप्टर का, यहाँ रटना नाम बहुत पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कल्याण सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्हीट का है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमको मेरा ही कैरेक्टर बहुत पसंद है। हम मेरे अंदर जो भी जीन्स है, हम अपना जीन को स्टडी किए और हमको पता चला कि मेरा जीन इस दुनिया में सबसे सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर। मेरे से अच्छा जीन इस दुनिया में और किसी का है ही नहीं। तो क्या हम चाहेंगे कि मेरा किसी और के साथ मैरिज हो? क्योंकि मैरिज अगर होगा तो चांसेस आर देयर कि मेरे ऑफिस में कुछ मदर, जैसे मान लो मेरे अंदर जो भी कैरेक्टर है कहाँ से? सब सिर्फ मेरी मम्मी का या सिर्फ मेरे पापा का है? नहीं, कुछ मम्मी का, कुछ पापा का और कुछ मेरे अंदर नया डेवलप हुआ। यही होता है, यही म्यूटेशन है, यही वेरिएशन है। मैक्स ऑलमोस्ट समझ लो 49% पापा का, 49% मम्मी का, हो गया 98%। 2% ज़्यादा चेंज नहीं होता, 2% मेरा अपना है, जो मेरे में डेवलप हुआ, जो ना तो मेरी मम्मी में है, ना तो मेरे पापा में। ये 2% नया होता है हमेशा। तो ये जो नया आया, तो ये मेरे ऑफिस में भी जाएगा, और मेरे ऑफिस में नया कितना जाएगा? मेरा वाला तो सिर्फ 49 ही गया, बाकी 49 तो उसकी मदर का गया और 2% उसका नया गया। हम चाहेंगे कि अगर हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं तो मेरे ऑफिस में कुछ इंफीरियर कैरेक्टर चला जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो हम क्या कोशिश करेंगे? हम चाहेंगे कि हम अपना डीएनए निकालें
और मेरा ही वाला एग्जैक्ट डीएनए मेरे बच्चे में डाल दें, इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? सबसे पहला चीज़ तो ये होगा कि जो मेरा बच्चा होगा वो एग्ज़ैक्टली मेरा फ़ोटोकॉपी होगा। मेरी तरह सोचेगा, एग्ज़ैक्टली मेरी तरह उसका हाइट होगा, मेरी तरह उसका फेस कट होगा, हर चीज़ उसका मेरा सेम टू सेम होगा, अगर वो मेरे साथ रहे तो। क्योंकि जीन उसका सारा कुछ मेरा वाला है। सारा डीएनए मेरा है, मतलब मेरे बॉडी में जैसे प्रोटीन बना वैसे ही उसके बॉडी में बनेगा। जितना इम्यूनिटी मेरे बॉडी में था उतना ही उसके बॉडी में रहेगा। जैसा फेस कलर, जैसा फेस कट, जैसा हेयर कलर, जैसा आई कलर, जो चीज़ मेरा था सब उसका भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बशर्ते एनवायरनमेंट भी सेम हो। अगर मान लो तुम किसी गोरा आदमी को भी टाँग के दायरे में रख दोगे, अफ्रीका में रख दोगे तो कलुट्ठा बन ही जाएगा। धूप इतना ज़्यादा है, तो ये कुछ एडैप्टेशन भी होता है, वो लिविंग है तो एडैप्टेशन तो करेगा। तो उस एडैप्टेशन की वजह से चेंज होने का चांसेस आर देयर। बट अगर एग्ज़ैक्टली मेरे साथ रहेगा तो जो मेरा एनवायरनमेंट वही मैं उसका भी एनवायरनमेंट। तो जैसे मेरा जीन रिस्पॉन्ड किया वैसे ही उसका जीन भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो चेंजेस भी सेम होगा। हाँ, बायोलॉजिकल चीज़ है भाई, थोड़ा-सा डिफरेंस 0.1% का डिफरेंस हो सकता है, होगा। 1% का डिफरेंस हो सकता है, होगा। लेकिन 99% तो मेरा वाला होगा। दिस इज़ क्लोनल सिलेक्शन। तो हम अपना क्लोन बनाते हैं। हम कोशिश करेंगे वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं। ह्यूमन में तो ये पॉसिबल नहीं है। बट लोअर प्लांट्स में सॉरी मैक्सिमम सारे प्लांट्स मैक्सिमम क्या सारे प्लांट्स में और लोअर एनिमल्स में ये पॉसिबल है ना? लोअर एनिमल्स में ये पॉसिबल है कि वो क्लोन बना लें। सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल ही किसी बच्चे को जन्म दे दे। किसी और के जीन जीन का ज़रूरत ही ना पड़े। पढ़े भी है ना पार्थेनोजेनेसिस तो हो सकता है। तो इसमें ये भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बट ये याद रखिएगा कि यूज्ड फॉर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप्स ऑफ अ सिंगल वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट कॉल्ड क्लोन। जैसे कि आलू, आलू में अक्सर ऐसा करते हैं, आलू उसी ब्रीड का बनाते हैं। या जैसे मान लो मेरे पास सुपीरियर क्वालिटी का आम है, हमें नहीं चाहिए कि उसका टेस्ट चेंज हो, तो हम क्या करेंगे? उसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराएँगे। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराएँ मतलब अब उसमें कोई चेंज नहीं आना है। थर्ड स्टेप इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ये नाम ही काफ़ी है। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मान लो मेरे अंदर सारा कुछ है, लेकिन हम थोड़ा दुबले-पतले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मेरा मेटिंग या मेरा मैरिज किसी ऐसी लड़की के साथ हो जिसका बॉडी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गर हो। उससे क्या होगा कि हम जैसे नॉर्मल हमारा सोच क्या होता है किसी भी एनिमल को या प्लांट को रिप्रोड्यूस करने का? क्रॉस। मेरा सोच ये होता है कि अगर मेरे पास कैरेक्टर नंबर ए है, तो सामने वाले के पास कैरेक्टर नंबर बी हो, ताकि जो ऑफस्प्रिंग हो उसके पास कैरेक्टर ए और बी दोनों चला जाए। पापा से वो अपने ए कैरेक्टर ले और अपनी माँ से वो बी कैरेक्टर ले। यही कोशिश करते हैं ना। यहाँ भी कर रहे हैं। दिस इज़ हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा आम का पेड़ है, जिसपे कभी कीड़ा नहीं लगता। मतलब उसका रेजिस्टेंस, उसका इम्यूनिटी बहुत हाई है उस आम के पेड़ का। और दूसरा मेरे पास आम का एक ऐसा पेड़ है, जिसका फल बहुत टेस्टी है। तो मेरा एम क्या होगा? मेरा एम ये होगा कि किसी एक का पॉलन लें और किसी दूसरे वाले के एक से फ्यूज़ करा दें। किसी एक को मेल प्लांट बना दें, किसी दूसरे को फीमेल प्लांट बनाएँ और अब दोनों को क्रॉस कराएँगे तो मेरा सोच क्या है इसके पीछे? मेरा सोच ये है कि एक वाले प्लांट से रेजिस्टेंस का जीन आया होगा और दूसरे वाले प्लांट से उसका टेस्ट का जीन आया होगा। तो जो नया आम का पेड़ बना, उसके पास हाई रेजिस्टेंस भी होगा और उसके प्लांट का जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो फ्रूट होगा, उसके पास टेस्ट भी होगा। हो गया ना मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स? इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं समझाना। अब कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है ये समझो। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन इज़ इंट्रावेराइटल। अलग-अलग वैराइटीज़ के बीच का हाइब्रिडाइजेशन। अलग-अलग वैराइटीज़ के बीच का हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लो ये जैसे मान लो ये कि हम ह्यूमन का बात कर रहे हैं। अब हम किसी इंसान को किसी डॉग के साथ तो मैटिंग नहीं करा सकते ना, या किसी इंसान को किसी चिंपैंजी के साथ मैटिंग तो नहीं करा सकते। हम बहुत से बहुत क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमको चेंज करना है, जैसे मान लो मेरा जो भी कास्ट है, हमको उस कास्ट में कुछ कमी लग रहा है। जैसे मान लो मेरा जो भी कास्ट है हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा और चेंज आए इसमें। तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि किसी दूसरे कास्ट के साथ मैरिज कर लें। अभी यहाँ क्या हुआ कि दूसरे कास्ट का जो कैरेक्टर होगा और जो मेरा कैरेक्टर होगा, वो दोनों मिक्स होगा और मेरे ऑफस्प्रिंग में दोनों का कैरेक्टर आएगा। अच्छा, क्या हम दोनों अलग-अलग स्पीशीज़ हैं? दोनों तो इंसान ही है ना। तो स्पीशीज़ अलग नहीं है, बट यू कैन से ऐसा है नहीं, हम सिर्फ बोल रहे हैं। यू कैन से कि वैरायटी अलग-अलग है। मेरा वैरायटी मेरा कास्ट वाला वैरायटी, उसका वैरायटी उसके कास्ट वाला वैरायटी है। या कास्ट छोड़ो, कास्ट तो बहुत कम लो लेवल पे हो गया। हम रिलिजन का बात कर रहे हैं। अगर हम हिंदू हैं और अगर मेरा मैरिज किसी मुस्लिम से हो रहा है, तो मतलब ये कि हिंदू वाला जो भी मेरा कैरेक्टर्स था वो तो रहेगा ही, मुस्लिम्स वाला जो कैरेक्टर होगा वो उसमें होगा और दोनों का मिक्स होकर न किसी नए में आएगा। हम दोनों में से कोई अलग-अलग स्पीशीज़ का नहीं था, दोनों ह्यूमन थे, बट वैरायटी अलग था। ज़ाहिर-सा बात है, ये तो सही बात है
कि रिलीजन के बेसिस पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। बहुत सारा चेंजेस दिखेगा आपको। आपको बियर्ड के पैटर्न में चेंज दिखेगा। अगर हम मेल्स का बात करें तो हिंदू लोगों का जो बियर्ड का पैटर्न होता है और मुस्लिम लोगों का जो बियर्ड का पैटर्न होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे देखो हमारा बियर्ड अक्सर क्या होता है कि पूरे चिक्स पे बराबर तरीके से आता है। यहाँ भी जितना होगा, जितना बड़ा यहाँ होगा उतना ही बड़ा यहाँ होगा। बट अगर हम इस्लाम में बात करें तो वहाँ क्या होगा, वहाँ क्योंकि जनरेशन शुरू से ही ऐसा होता गया है, यहाँ पे बियर्ड थोड़ा ज्यादा होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा कम होता है। थोड़ा कम, ज्यादा अंतर नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा ना, दोनों तो इंसान ही है। तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। डिफरेंस ऑलमोस्ट 0.01% का आया हुआ होगा, वो भी बहुत ज्यादा हम बोल दिए। 0.001, हाँ ये ठीक है। इतना का ही डिफरेंस होगा, इससे अधिक डिफरेंस नहीं होगा हम लोगों में। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसका, तो बियर्ड के पैटर्न में चेंज आए। अब देखो जनरेशन शुरू से चला रहा है, जैसे मान लो मेरे जो भी पूर्वज लोग होंगे आज से 5 जनरेशन 6 जनरेशन पहले भी, उनका शादी किसी हिंदू से ही हुआ, फिर उनका जो हुआ उनका भी शादी हिंदू से हुआ, उनका जो आपस में था उनका भी शादी हिंदू से हुआ। तो हमारा जीन आपस में कंजर्व होता चला गया, सिर्फ हिंदू का कैरेक्टर हिंदू में ही जा रहा है। वैसा ही तुम लोग साइड हुआ होगा, या तुम लोग से मेरा मतलब हम मुस्लिम्स का बात कर रहे हैं, इस्लाम का बात कर रहे हैं, उन लोगों के साइड हुआ होगा। तो उधर भी वही हुआ, उनका जो कैरेक्टर था वो एक जगह एक तरफ होता चला गया, मेरा कैरेक्टर एक तरफ होता चला गया। तो दोनों के कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज आ गया। और क्योंकि मिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इंटर रिलीजन मैरिज बहुत बहुत रेयर है। ऐसा नहीं है, बट रेयर है। तो अगर इंटर रिलीजियस मैरिज रेयर है, कम हो रहा है, खासकर अपने बिहार के सोसाइटी की हम बात करें या जहां हम हैं यहीं का बात करें, सोसाइटी का बात करें, तो अगर ये रेयर बात है तो यहाँ एक बात तो तय है कि हिंदू का कोई जीन मुस्लिम से मिक्सिंग नहीं हो रहा है, तो ऑफस्प्रिंग में दोनों का मिक्स कैरेक्टर नहीं आ रहा है। अगर हो जाए तो मिक्स कैरेक्टर आएगा, दोनों का सुपीरियर जीन्स आएगा, चांसेस आर देयर। तो इसको बोलेंगे इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग वेराइटी के बीच का हाइब्रिडाइजेशन। ये स्पीशीज में डिफरेंस नहीं है। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया, इंटर बोल रहा हूं, बट यहाँ जो लिखा है वो इंट्रा लिखा है। ये इंट्रा है, अभी जो समझाए वो इंट्रा है। इंट्रा मतलब दो के बीच में, बताए होंगे कभी और भी एग्जांपल देकर। इंटरनेशनल, दो देश के बीच का मैच इंटर बोलते हैं। इंट्रा बोलेंगे मतलब एक ही देश के बीच का मैच, जैसे मान लो बिहार झारखंड के बीच का मैच है, इट इज इंट्रानेशनल मैच, दो एक देश के अंदर का मैच है। ठीक है। तो इंटर और इंट्रा, अब देखो इंट्रा इंटर अभी हम बता चुके, अभी हम आपको जो भी बताए थे वो सब इंटर था। वो क्या था? इंटर था। अब हम जरा बात कर लें इंट्रा वेराइटल का। इंट्रा वेराइटल मतलब एक ही वेराइटी के अंदर, जैसे मान लो हमको जैसे अभी तो एग्जांपल ये था ना, हिंदू में ही अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम मेरे अंदर जो कैरेक्टर है किसी और हिंदू फीमेल में कोई ऐसा कैरेक्टर जो मेरे में नहीं, तो हम क्या चाहेंगे कि मेरा मैरिज उससे हो, कुछ सुपीरियर कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि कुछ इंफीरियर कैरेक्टर हो, तब क्यों चाहेंगे हम? सुपीरियर कैरेक्टर चाहेंगे। तो हमको वहां सुपीरियर कैरेक्टर दिखा हिंदू में ही, और मेरा कैरेक्टर सुपीरियर जो मेरे अंदर है वो उसमें नहीं, जो उसमें वो मेरे में नहीं है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा मैरिज हो ताकि मेरे ऑफिस में वो जो मेरे में नहीं है वो भी कैरेक्टर आ जाए सुपीरियर वाला। तो क्योंकि ये दोनों एक ही वैरायटी है, हम भी हिंदू वो भी हिंदू, एक ही वैरायटी, दिस इज कॉल्ड इंट्रा वेराइटल, एक के ही अंदर। तो ये अक्सर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। इसका यूज हम लोग किसमें करेंगे? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, इसका यूज किसमें करेंगे? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। चलिए नेक्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक, दो स्पीशीज के बीच में, दो स्पीशीज के बीच का अगर हम बात करें, जैसे मान लो म्यूल, प्यारा सा म्यूल सबको याद है ना? म्यूल में क्या था? बताओ जरा, म्यूल में क्या था? तो म्यूल में कैरेक्टर्स जरा बताइए। तो म्यूल में ऐसे कैरेक्टर्स थे कि कोई आधा उसका मेल एस हॉर्स था, फीमेल नहीं, मेल हॉर्स पे तो ही नहीं हुआ था, मेल एस और फीमेल हॉर्स ऐसा। तो दो अलग अलग स्पीसीज, तो इंट्रा स्पेसिफिक बोले। अच्छा, इंटर वेराइटल में गंगा और रंजीत को याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गंगा वेराइटी और रंजीत मीज का वेराइटी। और इंटरजेनरिक, दो अलग अलग जीनस को ही बात कर ले, ये भी बड़ा पूछता है। ट्रिटिकेल याद रखिएगा, ट्रिटिकेल और रेफाना ब्रासिका, ये दो अलग अलग स्पीसीज, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज हम लोग जानते हैं, जैसे म्यूल भी पढ़े, एनिमल में भी पढ़े, ऐसा होता है। बट एनिमल में कभी हम लोग दो जीनस को क्रॉस नहीं करा पाए हैं, यहाँ वो भी कराए हैं। इसका एग्जांपल है इंटरजेनरिक में ट्रिटिकेल और रेफाना ब्रासिका। ठीक है, इतना हो गया। अब ज्यादा तो नहीं हो गया आज, बहुत
बात हो गया एक्सेस भी। अच्छा कोई नहीं, रहने दो। जो भी बात हुआ है वो सब भी सिलेबस का पार्ट है, बट आज इतने पे ही रोक देते हैं। अगले सेशन में म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग, पूरा ये स्टेप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, हाइब्रिड विगर और यहाँ तक मतलब अगला एक पेज तक कोशिश करेंगे। टोटल 7 पेज है जिसमें से आज एक हो गया, डेढ़ हो गया एक्चुअली। अगला दिन 2 निकालने की कोशिश करेंगे और उसके अगला दिन सब निकल जाएगा, 3 या 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे।